लगा वो शायद प्रश्न हम्म। पूछना चाह रहे हैं। नहीं, उनका मिस्टेक से हो रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, हम पूछे गुरुदेव? हाँ बोलिए। हाँ गुरुदेव, वो जो नायिका शब्द बताया था, नायक का नायिका, हाँ तो वो लिंग इका परिवर्तन, चलो उससे इका प्रत्यय लग रहा है, पर हाँ। जो संधि का नियम भी उसमें लग रहा है, तो उसको संधि नहीं माने, पूछा जाए अगर संधि शब्दों में, तो उसको नहीं माने। मैंने जो कहा वो उसमें जो अपने पोस्ट में है, मेरा उद्देश्य कहना ये है कि कुछ गिने चुने शब्द ऐसे हैं जो ये अयादि संधि में आते हैं, गिने चुने शब्द हैं, और वे भी जो है वो सीधे सीधे संधि नहीं वहां हो रही है, जो सीधे सीधे संधि जो नहीं हो रही है वहां, नए पौ ये सब जो शब्द हैं वो भी जो है निर्माण प्रक्रिया फिर प्रत्यय जोड़ करके वो बनाए जाते हैं। संस्कृत में तो लंबी प्रक्रिया है, एक उदाहरण मैंने उस पोस्ट में आपको दे दिया। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे जो संधियां हैं उनको न रखा जाए हिंदी में, ये मेरे कहने का मतलब वहां है। वो संस्कृत में है, संस्कृत में तो कुल 8 संधियां हैं, पररूप, पूर्व रूप, ये संधि जो है पररूप, पूर्व रूप, और एक और संधि है प्रकृति भाव, उनको नहीं रखा गया है क्योंकि उनका काम हिंदी में नहीं है। लेकिन ये जो अयादि संधि है इसका भी काम हिंदी में नहीं है, कोई मतलब उसका नहीं। हमारे लिए नायक, गायक, पावक, पवित्र ये सब स्वतंत्र शब्द हैं। पवित्र शब्द भी बहुत अपवादों में रहता है। पवित्र शब्द में भी ये बहुत, संस्कृत और हिंदी वाले सारे कंफ्यूजन हमेशा बनाए रहते हैं। कंफ्यूजन बनाने की जरूरत नहीं है उसमें, वो संस्कृत का शब्द है तो संस्कृत के पू धातु है। संस्कृत में तो पू धातु है। हाँ तो उसी से बनेगा ना, उसी से हिंदी बना में हुआ तो है। फिर उसको पू से नहीं बना रहे हैं। हाँ तो वही तो तकलीफ है, इसी पर मेरा प्रश्न है ना कि जिससे वो बना रहे हैं वो धातु नहीं है, और जो धातु है उसे सीधे बनेगा नहीं, तो उस झमेले में हिंदी वालों को पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसे तो संस्कृत परंपरा में जो है सभी शब्द के मूल में कोई ना कोई धातु है, संस्कृत व्याकरण की एक परंपरा वो भी है। अब वो सब हम ढूंढने जाएंगे, जैसे अच्छा, राम शब्द है। सर एक प्रश्न आया था कि पवन, पवन शब्द पुल्लिंग है, ऐसा क्यों है? नहीं, ये देखिए क्यों का जवाब नहीं होता है जी, क्या है उसका जवाब होता है। लेकिन पवन शब्द असल में क्या है कि वो दिक्कत होती है लोगों को, वो समझ लेना चाहिए। पवन शब्द के बारे में लोग ये दुविधा में रहते हैं कि स्त्रीलिंग, क्योंकि जो फिल्मी गीत हैं हिंदी में सब में पवन को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया गया है। तो फिल्मी गीतों के कारण परेशान रहते हैं लोग। पवन शब्द तो हिंदी में पुल्लिंग ही है, उसमें तो कुछ दुविधा नहीं है। लेकिन ये जो उर्दू वाले हैं, उर्दू के शायर, और फिल्मों में शुरू से ही उर्दू के शायर ही वहाँ मैंने क्या नाम है गीत लेखक रहे, गीत के रचयिता रहे, और उर्दू में यह स्त्रीलिंग में चलता है, इसलिए फिल्मी गीतों में वो स्त्रीलिंग में है, सामान्य व्यवहार में स्त्रीलिंग में नहीं। लेकिन वो उर्दू का प्रभाव है और उर्दू में है, ऐसा मान सकते हैं। हिंदी में पुल्लिंग, पवन शब्द पुल्लिंग ही है, वो स्त्रीलिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक शब्द आया है सर, सोच, सोच शब्द क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? नहीं, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो चीज किसी को जानकारी नहीं है उसको दुविधा पैदा कर सकती है, लेकिन सोच शब्द तो स्त्रीलिंग ही है, पुल्लिंग तो है नहीं वो। ये ऐसी दुविधा जो है ये व्यक्तिगत दुविधा हो सकती है, ऐसी दुविधा वो व्यक्तिगत हो सकती है और कुछ उसमें नहीं होता है। अच्छा, क्लैरिफिकेशन के लिए मैं सारे प्रश्नों को ले रहा हूं सर। एक प्रश्न आया है कि चर्चा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? ये वही दिक्कत उर्दू की है, उर्दू में उसको पुल्लिंग में चलाते हैं हम लोग, उर्दू में वो पुल्लिंग में चलाते हैं, तो इसलिए वो चीज दिक्कत में आ जाती है। बाकी तो स्त्रीलिंग है वो। अच्छा, हिंदी में वो स्त्रीलिंग में है और उर्दू वाले पुल्लिंग में चलाते हैं, ये दिक्कत है उसमें। बाकी हिंदी में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी, हाँ कोई न जानता हो तो अलग बात होती है, न जानने की वजह से बहुत सी गलतियां जो होती हैं और लगातार उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है।
कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न है? सर जी नमस्कार। सर जी प्रश्न में प्रश्न देखा है कि घर में कमरे हैं कहकर वाक्य दिया गया है और उसमें बहुवचन लिखने के लिए कहा गया है उस वाक्य का। देखिए वाक्य का क्या बहुवचन होगा? जो वही सर जी प्रश्न बनाने वालों की सूझबूझ का मामला है जो है। हाँ, और ये प्रश्न दिया गया है डिग्री वालों को दिया गया है सर जी। वो कुछ डिग्री उग्री नहीं, सब वैसे ही चल रहा है। ओके सर। हाँ, बहुत सब गड़बड़ियां हैं वो बनाने वालों की बात। तो कमरे तो अपने आप में बहुवचन शब्द है, तो क्या बनाएंगे? हाँ जी किरण जी, लेकिन उस वाक्य को पूरा बदलने के लिए कहा है उन्होंने, बहुवचन में बदलिए यह वाक्य कहकर दिया है। नहीं वाक्य कमरे हैं ऐसे बनाने के लिए बोला होगा। बोलिए वाक्य। घर में कमरे हैं कहकर दिया है, इसे बहुवचन में बदलने के लिए कहा गया है। अब तो कमरे जो है ही कोई मतलब नहीं है इसका जो है। वो तो बहुवचन बनाना होगा। हाँ, पहले तो सही प्रश्न है, वो सही प्रश्न है, उसमें कोई प्रश्न की जरूरत नहीं है। तरह से जो है वो प्रश्न पूछते हैं लोग, बनाने वाले जो है वो बहुत अटपटे प्रश्न बनाते हैं, उनमें क्या क्या उलझा जाए। धन्यवाद सर जी। ये 1 2 3 4 5 जिसका नाम है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और उसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने चैट में पूछा है ना राजेश्वरी जी, आप भी अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। ये बोलिए। सर मैं कर्नाटक के कलबुर्गी से बोल रही हूँ। हाँ सर, हम अक्सर कुछ शब्दों को बोलते समय क्या करते हैं, ह्रस्व में बोलते हैं। जैसे नामों को लीजिए, राजेश्वरी, महादेवी, ऐसे लिखते समय अंत का वर्ण क्या होता है सर? दीर्घ में होता है। ऐसे क्यों? सारे शब्द ऐसे अंत में दीर्घ होता है क्या? कुछ शब्द ऐसे होते हैं? नहीं देखिए, हिंदी की प्रकृति जो है वो दीर्घ वाली है, पहली बात है। और जो भी शब्द संस्कृत के हैं और वो ह्रस्व इकारांत हैं, तो उनको तो उसी रूप में लिखा जाता है। लेकिन जो बोलने में जैसे शांति है, तो शांति ऐसा सामान्यतः लोग नहीं बोल पाते, जो लोग नहीं जानते हैं वो शांति बोलते हैं। ये बोलने की प्रकृति के ऊपर जो है, तो सामान्यतः हिंदी के जो शब्द होते हैं वे दीर्घ होते हैं, ह्रस्व वाले नहीं होते। वो संस्कृत के शब्द हैं, जो जैसे साधु शब्द है, तो संस्कृत के हिसाब से साधु है, लेकिन हिंदी में साधु होता है, तो साधु तो तद्भव हो गया उसका रूप। तो आपके प्रश्न का मतलब यही था? जी सर, जी धन्यवाद सर। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न आपका ठीक से समझ में ना आए तो आपका उत्तर भी ठीक से नहीं दिया जा सकता, इसलिए प्रश्न समझना जरूरी होता है। हाँ, और बोलिए। सर जी, और एक बात पूछना था। ये जो हमारी पाठशालाएं होती है, वहां पर जब ये वर्णमाला पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर कुछ लोग रू को रू कहकर कहते हैं और जो कुछ लोग है इसे री कहकर पढ़ाते हैं सर जी। तो यहाँ पर हाँ बोलिए सर। तो मैं समझ गया आपका। जो ये तो जो री है ना, री वर्ण, जी वर्ण, तो संस्कृत में री एक स्वर ध्वनि किसी जमाने में थी। री स्वर, री जो है स्वर, लेकिन आज हमारी भारतीय भाषाओं में किसी भाषा में री स्वर नहीं है। जी सर। जो है मूलतः वो स्वर संस्कृत में, लेकिन आज हम उसका उच्चारण नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि कुछ भाषाओं में उसका उच्चारण रू होता है, रू। अब रू में क्या है, र और ऊ, एक व्यंजन और एक स्वर। जैसे बंगला में है रू बोलते हैं, हिंदी में रू बोलते हैं, लेकिन ज्यादा भाषाएं ऐसी हैं
जैसे गुजराती, मराठी, उड़िया और ये तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इनमें रू बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें सही और गलत की जो बात है वो समझने की चीज है कि जब आप हिंदी बोल रहे हो, भले ही आप तेलुगु भाषी हैं, मलयालम भाषी हैं, कन्नड़ भाषी हैं, उड़िया भाषी हैं, लेकिन आप हिंदी बोल रहे हो तो उसमें री बोलना है। और आप हिंदी भाषी हो फिर भी अब कन्नड़ बोल रहे हो तो उसमें रू बोलना होता है। तो जिस भाषा में जो उच्चारण उसका है वह सही है, और वो उच्चारण अगर दूसरी भाषा में चला जाता है तो वो गलत हो जाता है। ये स्थिति है। अक्सर जो है, मैं गुजरात में हूँ, शुरुआत में मैंने देखा कि हिंदी वाले जो है गुजराती वाले को गलत मान रहे हैं, गुजराती वाले हिंदी को गलत मानते हैं, जो रू बोलते हैं। यहाँ जो है कृपा बोलते हैं, कृपा, वही दूसरी जगह भी है कृपा बोलना जो है, ये स्थिति है। तो जिस भाषा में जो है उस भाषा के लिए वो सही है, दूसरी भाषा के लिए वो गलत हो जाता है। जैसे वो एक कहावत है ना कि ये जो काजल लगाते हैं तो काजल अपनी जगह पर ना हो तो गंदा, जगह पर हो तो सुंदरता है, तो जगह पर होना जो है जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद सर। राव साहब, आपको भी कुछ पूछना है? आप श्रोता हैं। राव जी, आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी आवाज आ जाएगी। हाँ, नमस्ते योगेंद्र नाथ जी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे शंकाओं का निराकरण हो रहा है। सर, इससे पहले भी एक बार कभी बात हुई थी से, फॉर एग्जांपल ध्यान दिए जाने वाले विषय, एक हम सब हेड के रूप में, हेडिंग के रूप में लिखना चाहते हैं, हेडिंग के रूप में ध्यान दी जाने वाली बातें प्लूरल में अगर लेंगे, लेकिन कभी कभी हम ध्यान दी जाने वाली बात अगर हेडिंग में, अगर वैसी हम हेडिंग देकर भी वो प्लूरल में हम समझ सकते हैं ना, क्योंकि वहां बातें लिखने के बजाय ध्यान दी जाने वाली बात ओनली फॉर हेडिंग पर्पस, शीर्षक के लिए, उसमें हम बहुत सारे जो बातें होती हैं नीचे हम लिख लेते हैं। तो उस संदर्भ में क्या बातें लिखना जरूरी है, अदरवाइज बात से ही काफी है, पर्याप्त? नहीं, उसमें क्या है कि अगर वो तो स्पष्ट है कि जो हेडिंग है जिस चीज के लिए वो एक ही है, तब तो बात आप एक पर केंद्रित है आपका ध्यान जो है। लेकिन उसमें जो है कई बातें हैं तो स्वाभाविक है कि बातें लिखना पड़ेगा उसमें जो है ज्ञान देने वाली, ज्ञान देने, देखिए मान लीजिए हम कहें कि ज्ञान देने वाली बात और ज्ञान देने वाली बातें, ज्ञान देने वाली बात में अगर एक ही है तब तो बात सही है, और कई हैं, कई ऐसी बातें हैं जो ज्ञान देने वाली हैं, तब तो ज्ञान देने वाली बातें ही करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान, सर ध्यान, अटेंशन, ध्यान के संदर्भ में अलग अलग हम अर्थ तो है, लेकिन व्याकरण और व्यवस्था तो अलग अलग भाषाओं की होती है और उसी के जी हाँ, तो देन इसका मतलब प्लूरल में जाना ही अच्छा है। हाँ, उसमें जो है माने एक से अधिक है तो प्लूरल ही होगा वहाँ। शीर्षक होने पर भी हम वैसी शीर्षक पता चलेगा ना कि इसमें कई बातें हैं, एक नहीं अनेक हैं। जी हाँ, जी हाँ, या धन्यवाद सर जी। और कोई प्रश्न? सर, जब 12 खड़ी लिखवाते हैं हम छात्रों से, तब री का परिचय देना है, री की मात्रा के अनुसार 12 खड़ी की रचना पर ध्यान दिला सकते हैं बच्चों, री का परिचय दें या नहीं? उसमें क्या है कि ग्रह ऐसे लिखवाएं या नहीं लिखवाना है? नहीं, अब उसमें पहले से ही उस चीज को लिखवाया नहीं जाता, उस चीज को जो है अब वो लिखवाया नहीं जाता तो उसको क्या करेंगे जो है 12 खड़ी कहने का मतलब ये कि 12 हो गया। और ये मामला व्याकरण का है नहीं उस रूप में जो है, कुछ चीजें परंपरा से चली आ रही हैं, उसको हटाएं या रखें उससे भाषा पर क्या फर्क पड़ता है? भाषा को कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो उसको जो है जो चीजें हैं तो उन्हीं को चलाना है, उसी रूप में पहले से है, क्योंकि जो चीज व्याकरण के दायरे में नहीं है तो हम उस पर जवाब क्या दें?
कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो व्याकरण के दायरे में नहीं है। और कोई नमस्कार, मैं श्रीदेवी। मेरा प्रश्न यह है जी। मैं पूछूं मेरा प्रश्न? मेरा नाम श्रीदेवी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी 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 गुरुदेव जी, मुझे यह प्रश्न पूछना है कि जब हम प्रश्न लिखते हैं तो सर्वनाम का प्रयोग पहले करना चाहिए या संज्ञा से प्रश्न बनाना चाहिए? नहीं, उदाहरण दीजिए तो तब समझ में आए ना। ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है। जी मैं प्रश्न यह, जैसे राजा ने मंत्री को बताया या राजा ने प्रश्न पूछा, तो किसने प्रश्न पूछा, तो यहाँ पर किसने का प्रयोग पहले हो रहा है? सर्वनाम का प्रयोग पहले हो रहा है, तो यहाँ पर यह योग्य है या अयोग्य है? इतना ही मुझे पूछना है। नहीं, उसमें देखिए जो है कि पहले जो है संज्ञा का वर्णन तो हो चुका है ना, तभी तो प्रश्न बनेगा। क्योंकि जो सर्वनाम है किसी संज्ञा के बदले में है। अगर किसी संज्ञा का उल्लेख कहीं नहीं है तो उस सर्वनाम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। राजा ने मंत्री को बताया, ऐसा कुछ आता है, किसने किसको बताया। तो प्रश्न जब करेंगे तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम से वो बनेगा। अगर इसमें उल्लेख है ही नहीं संज्ञा का पहले, इसीलिए तो कहते हैं कि सर्वनामों का प्रयोग होता है वह पूर्व संदर्भ से होता है। बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने जो सर्वनाम की परिभाषा की, उस परिभाषा के एक अंश को आगे के व्याकरण लेखकों ने छोड़ दिया। उसमें उन्होंने कहा है, बड़े माने व्यवस्थित परिभाषा है, कहा कि पूर्वा पर संबंध से सर्वनाम तय होते हैं। ये पूर्वा पर संबंध जो है, कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण को छोड़ करके बाकी आप व्याकरण देखें तो उनमें सर्वनाम की परिभाषा में ये शब्द ही गायब है। जी जी जी, मैंने बहुत देखा, क्योंकि मैं जब बीएड में थी तब मैंने कामता प्रसाद गुरु जी का ही व्याकरण पुस्तिका का इस्तेमाल किया था। पर जब मैं पढ़ाना शुरू करी, जब मैंने पढ़ाने के लिए शिक्षिका जब बनी, तब कामता प्रसाद गुरु जी के व्याकरण के आधार पर बहुत सारी त्रुटियां दिखाई दी मुझे किताबों में। तो मुझे प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हुआ कि संज्ञा सर्व शब्द का प्रयोग हमें प्रश्न रूप में करना चाहिए या संज्ञा रूप के प्रश्नों से ही प्रश्न बनाने चाहिए? जब प्रश्न बनाना है तो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग तो करना पड़ेगा। संज्ञा से तो प्रश्न नहीं बनेगा। जी, संज्ञा से तो प्रश्न नहीं बनेगा। जी, राजा ने मंत्री से कहा, अब इस पर प्रश्न बनाना है तो प्रश्न तो बनेगा, किसने किससे कहा, और ये है सर्वनाम, तो प्रश्न तो सर्वनाम से बनेगा। लेकिन खाली हो कि किसने किससे कहा तो संज्ञा का कोई संदर्भ नहीं है। जी, ये जो सर्वनाम जो है वो पूर्वा पर संदर्भ से मतलब उनका स्वरूप स्थिर होता है। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और बताइए। देखिए, इस चर्चा का उद्देश्य ही जो है, मैं तो ये सब जो मीडिया है इसमें बहुत कच्चा आदमी है, तो सुबोध जी ने सब जिम्मेदारी समझ तो खाली बोलना है जो है, सुबोध और ये योगेश जो है सब संभाल रहे हैं। मेरा उद्देश्य, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मेरा उद्देश्य ये है कि अवधारणाएं एक समझ देना, जिससे कि चीजों को आप खुद समझ सकें। क्योंकि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर तो कोई नहीं दे सकता, आप खुद ही अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लें, ये बुद्धि विवेक एक समझ पैदा हो जाए। हमारी कोशिश जो है इसमें यही है जो है, और उसी की चर्चा जो है, इसलिए प्रश्न मांगते हैं और उसी हिसाब पर चर्चा करते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो उनके पास प्रश्न तो है लेकिन उनको संकोच हो रहा होगा कुछ पूछने में। देखिए, प्रश्न भले ही गलत हो लेकिन प्रश्न तो पूछिए। हम बता देंगे कि ये प्रश्न ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये कार्यक्रम भी आपके लिए है। जी सर जी, आपने सही बात बताई है, क्योंकि अभी हम लोग कई सालों से हिंदी तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मन में कुछ ऐसी शंकाएं होती है जो छोटी छोटी है, पता नहीं। अभी जैसे श्रीदेवी मैडम ने पूछा है और किसी मैडम ने पूछा है कि 12 खड़ी में रिकी 12 खड़ी लिखानी है या नहीं,
ये ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम किसी से पूछना चाहते हैं, लेकिन आज तक हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिला कि हम उनसे प्रश्न करें और हमें हमारे प्रश्न का उत्तर सही रूप से मिल जाए। हम अध्यापिकाओं में यही हाँ एक बात होती है कि अगर हम किसी से पूछ लेंगे तो शायद वो कुछ गलत समझ लेंगे, अरे ये हिंदी अध्यापिका है और इन्हें पता नहीं है। जैसा आप जैसे गुरु लोग अगर कोई हमें मिल जाता है तो हम हमारी जो भी शंकाएं होती है हम उसे हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे आपके द्वारा। इसीलिए अभी आपने जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है लिंग और वचन के ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी हमारे मन में शंका है जो हमें आज तक हम 20 साल से हम लोग पढ़ा तो रहे, लेकिन हमारे मन की शंकाओं को दूर करने वाला कोई नहीं मिला है। इसीलिए आज आप जैसे महान गुरु हमें मिले हैं तो हम आपके सामने हमारे प्रश्न रख रहे हैं। गुरु जी आपने जो बात बताई है वो सही है सर जी। हाँ जी सर जी, कि जो भी बाकी हमारे अभी यहाँ पर जितने भी मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे मेरे साथी है, लेकिन सभी लोगों से यही विनती है कि जो भी प्रश्न है खुलकर बताएं। खुलकर बताने पर उनकी ही नहीं बल्कि और जो साथ में लोग हैं उनकी भी जो शंकाएं दूर होती है। अभी जैसे कि यहाँ पर कई ऐसी बातें जो हम सालों से पढ़ा रहे लेकिन हमें उसके बारे में नहीं जानकारी है। जैसे अभी आपने सभी बातों को यहाँ पर बताया तो हमने उसे नोट भी किया है और हमें अब जो भी शंकाएं आती है तो हम बच्चों को भी उसे खुलकर बता सकते हैं कि हाँ इसीलिए इसे वचन कहा जाता है, इसे लिंग कहा जाता है, इसमें ऐसे बदलाव होता है। जी सर जी। अच्छा योगेंद्रनाथ साहब एक छोटा सा राम और सीता बाहर जा रही हैं, राम और सीता बाहर जा रही हैं, सीता और राम बाहर जा रहे हैं। अच्छा। सर ये क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट में अगर जो अंत में जो संज्ञा होता है, नहीं तो जो उसका जो होता है, जब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है उसके हिसाब से क्रिया का रूप दिया जाता है। तो ये नियम अभी भी चल रहा है क्या को अकादमिक परीक्षाओं में या कुछ करेक्शंस के संदर्भ में वगैरह? अदरवाइज केवल पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग हो रहा है? नहीं, पुल्लिंग देखिए उसमें क्या है कि इस पर एक पोस्ट मैंने लिखा था, वो जो कर्ता अलग अलग लिंग में हो तो कैसे जो है उसका होता है, वो मैं अपना जो समूह है 2-3 समूह शेयर कर दूंगा, उसको जो है दूंगा। इसमें ऐसा है कि कर्ता जो है प्राणीवाचक है या निर्जीव है। अच्छा, ओके। एक ये बात होती है, यहाँ प्राणीवाचक है तो राम और सीता वन को गई नहीं होता, वन को गए या वन को जाते हैं, तो इसमें पुल्लिंग बहुवचन हो जाएगा। तो क्रिया पुल्लिंग रूप में ही होगी। पुल्लिंग रूप में दोनों है वहां ना, वो आगे हो या पीछे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पुल्लिंग में ही चलता है। और जब निर्जीव हो, तब समोसे और जलेबियां जल गई। अब इसमें क्या होता है कि जो अंतिम क्रिया है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, उसके आधार पर क्रिया बनती है। पुल्लिंग जो करता है, कर्ता के अंतिम तो जो निर्जीव और सजीव का इसमें है, उस पर ध्यान रखना पड़ता है। उसके आधार पर जो है कि एक से अनेक, 2 कर्ता हो, 3 कर्ता हो, और अच्छा एक ही लिंग में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग लिंग में हो, कोई पुल्लिंग में हो, कोई स्त्रीलिंग में हो, जी हाँ, तो क्रिया जो होती है वो पुल्लिंग बहुवचन में होती है। अच्छा, केवल अप्राणिवाचक के संदर्भ में जो कर्ता के जो अंत में जो होता है तो उसके हिसाब से नहीं, अंत में नहीं, ये वो आगे हो पीछे हो कहीं हो। मान लीजिए कि स्त्रीलिंग वाली जो है फॉर एग्जाम्पल सर, जी हाँ, आपने कहा था ना समोसे और जिलेबियां, ये तो अप्राणिवाचक हो गए। ये अप्राणिवाचक। अगर मान लीजिए जिलेबियां पहले होंगे, जिलेबियां पहले होंगी, समोसे बाद में होगा तो पुल्लिंग में होगा। ये वही मतलब केवल जी हाँ अप्राणिवाचक संदर्भ में हमें देखना पड़ता है। प्राणिवाचक के लिए ऐसे पुल्लिंग बहुवचन होगा। ठीक है, धन्यवाद, स्पष्ट हो गया। जो है जितने लोग हैं किसी न किसी समूह से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ लोग जो है हमारे इन लोगों का कार्यक्रम जो केंद्रीय हिंदी संस्थान का कार्यक्रम चलता है
हैदराबाद वाले लोग हैं, ये सब उसी से जुड़े हुए लोग हों, सब में मैं भेज दूंगा। और वानोड़े जी सुन ही रहे होंगे, वानोड़े जी तो एक चीज को 10 जगह फैलाने में बड़े माहिर हैं। एक चीज कहीं आई तुरंत सब जगह फॉरवर्ड कर देते हैं। गुरुजी, नमस्ते सर। गुरुजी, गुरुजी, हाँ जी मैं कल्याणी कोतगुड़म से। जी नमस्कार, नमस्कार जी। ये दशरथ के 3 रानियां थे, ये सही है ना गुरुजी? नहीं, वो तो रानियां स्त्रीलिंग होने पर भी, रानियां स्त्रीलिंग होने पर भी, इससे पहले संख्यावाचक विशेषण आने पर 3 आने पर रानियां थे। अब सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया तो वो दुर्गा में अभी मैंने बताया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ये जो है रानी शब्द तो एक ही है ना, वहां अलग अलग तो नहीं है। 3 रानियां, और वो है स्त्रीलिंग में। कर्ता जो है 3 रानियां, ठीक है ना। जैसे उनके जो है 2 लड़के लड़कियां, तब तो थे हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 रानियां जो है वो तो स्त्रीलिंग का करता है, तो क्रिया उसकी स्त्रीलिंग में हो ही जाएगी अपने आप। अच्छा, आपका प्रश्न हो सकता है कि दूसरा है, आप पूछ ना पा रही हो। हमें जब पढ़ाए थे तब बताए थे कि जब भी 3 रानियां है स्त्रीलिंग रहने पर भी, इससे पहले संख्यावाचक आने पर दशरथ के 3 रानियां थे, दशरथ की 3 रानियां थे। नहीं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो वो तो जो एकदम गलत है वो तो नहीं, एक चीज और है, उनका कुछ प्रश्न इस ढंग का शायद हो, मैं बता रहा हूँ कि कभी लोग कहते हैं कि संख्यावाचक जब विशेषण लग गया तो शब्द को बहुवचन बनाने की क्या जरूरत। जैसे दशरथ की 3 रानियां थीं, 3 रानी थी, ऐसा भी लोग कहते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं चलता। जो है हिंदी में तो उससे तो संख्या का पता चल रहा है, लेकिन जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका भी तो बहुवचन बनेगा। 3 रानियां थीं उसमें, और उसका कारण यही है कि कर्ता तो रानी और वो है स्त्रीलिंग, तो क्रिया उसकी स्त्रीलिंग में ही होगी, क्योंकि कर्ता के अनुसार, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया होती है हिंदी में। ये सामान्य स्थिति है। सिर्फ एक ही स्थिति है कि जब ने परसर का प्रयोग होता है तब नहीं होता, बाकी सभी स्थितियों में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया होती है। ये स्थिति है, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, और यूँ कह रही हूँ कि वो मैम जो पूछ रहे हैं। किरण जी आप अनम्यूट हैं, आपने आपको अनम्यूट कीजिए किरण जी। हाँ बोलिए। थी पर ही अनुनासिक लग के बहुवचन बन जाता है उसका। इस पर मैडम ने बोला ना दशरथ की 3 रानियां थे, तो उनको स्त्रीलिंग शब्दों को थे क्यों बनाएंगे? थी पर ही अनुनासिक लगाकर अपन बहुवचन बना रहे हैं उनको। हाँ, लेकिन उनको यही बताया गया होगा, किसी ने बताया होगा, तो वो अपनी बात रख रही थी। सर मुझे लगता है बोलचाल की वजह से भी ऐसा हो जाता है, वहां पर ऐसा बोला जाता हो किसी क्षेत्र विशेष में। नहीं। अच्छा, देखिए ये नहीं होता। ये जिस भाषा रूप की हम चर्चा करते हैं, पठन पाठन करते हैं, वो अलग भाषा रूप है। उसमें जो है बोलचाल का हस्तक्षेप जो है, इसीलिए तो चीजों को व्यवस्थित की जाती है बोलचाल में, चाहे जो कुछ भी हो। जी। इसीलिए तो भाषा के जो 2 रूप हैं, एक कहते हैं बोलचाल का रूप, और एक को कहा गया है परिनिष्ठित रूप। और परिनिष्ठित रूप कौन तैयार करता है? ये जो पढ़ा लिखा समाज है, हर भाषा का, हर भाषा भाषी समाज में जो पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो चीजों को तय करता है। और उसमें भी एक शब्द का मैं प्रयोग करता हूं कि सामूहिक चेतना पढ़े लिखे वर्ग में कोई व्यक्ति नहीं तय करता, ये भी है, सामूहिक चेतना तय करती है अपने हिसाब से चीजें। सर ये बताइए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे या यहीं पर, क्योंकि अभी 2 मिनट रह चुके हैं, तो या तो हम ऐसा करेंगे इसी लिंक पर दोबारा आ जाएं, या फिर आज यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल नहीं है लोगों के तो बंद करते हैं। तो अभी एक प्रश्न और पूछ लीजिए। तो जी किरण जी पूछिए। सर वो मति, जब पहले हम बुक्स में पढ़ते थे तो मति छोटा होता था, मान और मति बुद्धि के लिए। अब हम उसी मति को ती बड़ा पढ़ते हैं, तो वो परिवर्तन तो गलत है।
ये एक तरह से लिखने वाले का, प्रिंटिंग का। आजकल स्थितियां क्या हो गई हैं कि जो प्रिंटिंग है वो भी बहुत गड़बड़ है। जी जी। जो टाइप करने वाले हैं उनको भाषा का पता नहीं है, और उनके ऊपर जो प्रूफ रीडर होते हैं, आजकल प्रूफ रीडरों का भयानक अकाल है जी। एक जमाना था, बताएं आपको जानकारी के लिए, बंबई में एक था निर्णय सागर प्रेस। निर्णय सागर प्रेस में संस्कृत की किताबें छपती थी, और प्रूफ देखने के लिए पंडित बैठते थे। और आज भी जो है जिनके पास निर्णय सागर की संस्कृत की किताबें हैं, वो प्रमाण माना जाता है संस्कृत में, कि किसी शब्द के बारे में कोई शंका हो तो कहते हैं कि निर्णय सागर प्रेस की छपी हुई किताब को दिखाया जाएगा जी। तो आज एकदम से, और प्रिंटिंग के मामले में जो है प्रकाशन में प्रूफ रीडर का बड़ा ही महत्व है। लेकिन बड़ा ही, हाँ, लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है कि प्रूफ रीडर को पैसे ही नहीं मिलते, अच्छे प्रूफ रीडर तैयार नहीं हो पाते। बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत सूझबूझ और योग्यता का काम होता है प्रूफ रीडिंग का, लेकिन पैसे नहीं मिलते।